हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। गांधीनगर में आयोजित इस समारोह के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह ही चंडीगढ़ से यहां पहुंचे। दूसरी ओर भूपेंद्र पटेल के शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की यह शुरू से परंपरा रही है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है तो बीजेपी शासन वाले प्रदेशों के सीएम समारोह में शिरकत करते हैं। जब मनोहर लाल ने पहली और दूसरी बार हरियाणा के बतौर मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी तो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। हरियाणा में बीजेपी और इनेलो को कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया है। बीजेपी के दो और इनेलो को एक नेता ने हरियाणा कांग्रेस का हाथ थाम लिया। एलनाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार रहे पवन बेनीवाल हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अगुवाई में पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ ही बीजेपी से टिकट के दावेदार रहे उद्यमी अशोक गोयल मांगलीवाला, पूर्व सांसद तारा सिंह के बेटे इनेलो नेता कंवरजीत सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें, कुछ माह पहले 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल ने बीजेपी को अलविदा कहा था, जिसका ऐलान उन्होंने किसानों के बीच पहुंचकर किया। इस ऐलान के दौरान उन्होंने कहा कि वह 3 कृषि कानूनों को लेकर आहत हैं और बीजेपी की ऐसी किसान विरोधी नीतियों से ऊब चुके हैं, जिसके चलते उन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है। सिरसा की एलनाबाद विधानसभा सीट से कभी अभय चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले पवन बेनीवाल ने आज कांग्रेस की सदस्यता ले ली। पिछले विधानसभा चुनाव में पवन बेनीवाल ने बीजेपी की तरफ से अभय चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ा था और हार गए थे, लेकिन अब बेनीवाल कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। ऐसे में एलनाबाद सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने ईमेल और एसएमएस के जरिए व्यापार साझेदार के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से आगाह किया है। आम नागरिकों को एक ईमेल एसएमएस संदेश भेजा जा रहा है जो कि प्राप्त करने वाले को बड़ी राशि प्रदान करने का ऑफर करता है और एक व्यापार में साझेदारी की पेशकश करता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक निवेशक के साथ एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने वाले ईमेल, चैट या फिर संदेश धोखेबाजों द्वारा भेजे जा सकते हैं। धोखेबाज आमतौर पर एक अच्छे आदमी की तरह करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि एक धोखेबाज जो कि अमीर होने का दावा करता है, कई बार जालसाज कहता है कि वह एक विदेशी नागरिक है और उसे भारत में भरोसेमंद साथी की तलाश है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमेशा एसएमएस भेजने वाले की छानबीन करें। अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो किसी अज्ञात स्रोत से आई सभी ईमेल, अटैचमेंट फाइल और डेटा की सावधानी पूर्वक जांच करते हुए डाउनलोड करें। समय समय पे हम प्रेस नोट के जरिए भी और वैसे भी अवेयरनेस करते हैं कि जो साइबर जो क्राइम ये जो लोग कर रहे हैं, नकली ओटीपी और फर्जी आपके नाम से शॉपिंग है, आपसे बैंक फ्रॉड का है, आपसे बैंक का एटीएम वगैरह पिन वगैरह पूछ लेते हैं, तो कृपया करके ये किसी को मोबाइल मत बताइए। ये सारे फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि बैंक की तरफ से या और किसी कंपनी की तरफ से झूठे फ़ोन करके ना आपके डिटेल्स आपसे ले लेते हैं और आपके साथ फिर धोखाधड़ी करते हैं। कोई भी एजेंसी आपसे मोबाइल के थ्रू आपका डिटेल्स नहीं। अंबाला नगर निगम में एनडीसी को लेकर लोगों को होने वाली परेशानी के चलते वार्ड नंबर 4 के पार्षद टोनी चौधरी धरने पर बैठ गए और इस दौरान पार्षद टोनी के साथ वे लोग धरने पर बैठे जिनकी एनडीसी नहीं हो रही थी। टोनी चौधरी ने कहा कि सरकार के नियमों के अनुसार 10 दिन में एनडीसी देने का प्रावधान है, लेकिन अंबाला नगर निगम कर्मचारियों की ओर से स्टेज 1 और 2 को क्लियर करने के बाद 25-25 दिन बीत गए, लेकिन एनडीसी नहीं मिली। टोनी ने कहा कि आज केवल सांकेतिक धरना है और अगर इसी तरह से लोगों को परेशान किया जाता रहा तो यह धरना लगातार चलाया जाएगा।
टोनी चौधरी ने कहा कि लोग अंबाला शहर नगर निगम में एनडीसी को लेकर परेशान हो चुके हैं, बार बार चक्कर काटते हैं, आपत्तियां लगाई जाती है लेकिन एनडीसी नहीं मिलती। कुछ साथी हैं जो यहाँ बार बार कई दिनों से चक्कर काट रहे थे, धक्के खा रहे थे, बहुत परेशान थे। आज सुबह मैं रूटीन कामों के लिए जो आता हूँ तो उसी सिलसिले में आज कुछ लोगों के काम से आया था, तो ये साथी मिल गए थे। उन्होंने अपनी समस्या बताई और जो कि बहुत ही जायज़ समस्या है, इसका हल होना चाहिए। सरकार द्वारा एनडीसी के लिए 10 दिन निश्चित किए गए हैं। 10 दिन में एनडीसी होगी, नहीं तो ड्यू टू पास। इन लोगों ने 1-1 महीने से एनडीसी अप्लाई की हुई है और इसी सिलसिले में मैंने भी डीएमसी साहब से बात की तो डीएमसी साहब ने कहा कि ये डायरेक्टर ऑफिस का काम है, हमने यहाँ से दोनों लेवल क्लियर कर देंगे। बहुत सी एनडीसी ऐसी हैं जहाँ से लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी भी 20 दिन 15 दिन से वहाँ पेंडिंग दिखा रही है, पेंडिंग शो कर रही है। तो इस सिलसिले में जब डीएमसी साहब से बात की थी तो उन्होंने डीएलयू में बात की, लेकिन उसका कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है जब तक कमिश्नर साहब इसमें संज्ञान नहीं लेंगे, कमिश्नर साहब डायरेक्टर ऑफिस में बात नहीं करेंगे, जितनी भी पेंडिंग एनडीसी है, काम तो सिर्फ 2 मिनट का है, वो जब तक ये अप्रूव नहीं होंगी ये लोग इसी तरह धक्के खाते रहेंगे। अब आपकी डिमांड क्या है? जो भी पेंडिंग एनडीसी है वो अप्रूव कर देनी चाहिए और जो ये प्रक्रिया है एनडीसी की इसको सरल कर देना चाहिए। ये आपका धरना कब तक जारी रहेगा? ये सांकेतिक है या ये आज सांकेतिक है, दरी यहीं पड़ी है। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। रात के समय सेक्टर 9 घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करके 5 लुटेरे हथियार के बल पर डकैती करके फरार हो जाते हैं। लुटेरों की तस्वीरें घर में जाते हुए कैद हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच को शुरू कर दिया है। आपको बता दें, करनाल के सेक्टर 9 में रात 1:15 बजे के पास 5 लुटेरे हाथ में चाकू लेकर घर में बड़ी सावधानी के साथ एंट्री करते हैं। लुटेरों की तस्वीर घर में जाते हुए कैद हो गई। लुटेरे जिस घर में प्रवेश करते हैं वहां बुजुर्ग दंपति रहते हैं। दोनों बुजुर्गों के साथ मारपीट की जाती है, उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। बुजुर्ग महिला के कान से बाली उतारने के लिए चाकू से वार भी किया जाता है। करीब 1 घंटा घर में डकैती करने के बाद लुटेरे भाग जाते हैं। फिलहाल बुजुर्ग महिला को हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। कितने बजे हुआ? कितने लड़के थे? 5 लड़के थे। तो क्या किया उन्होंने जी? वो आते ही 3 ने मुझे पकड़ लिया। जब ये मैं दरवाज़ा आवाज़ सुनी ना, कोई आवाज़ आई है, मैं उठ के बैठा ही था। 3 आदमी आके एकदम मुझे घेरना मारना शुरू कर दिया। आधा घंटा मैं उनके साथ स्ट्रगल करता रहा। तो लेकर फिर वो मुझे चाबी मांग रहे थे। पहले तो मेरे पैसे जो उधर थे ले लिए, फिर कहते जी उधर के अलमारी की चाबी दो। मैं मुझे नहीं पता कहाँ है। जब उन्होंने चाकू मेरे गर्दन पे रख लिया और कहते मैं आंटी को मार देंगे, तो फिर मुझे बताना पड़ा। फिर चाबी भी उन्होंने सारी पहले नीचे गिरा रखी थी। फिर वो चाबी दी, वो फिर जो पैसे पड़े थे 40-50 हज़ार रुपया वो ले गए निकाल के। आंटी को भी बड़ा मारा? आंटी को मारा, सहाराने से गला घोटने की कोशिश की, फिर बाली निकालने की कोशिश की, फिर नहीं निकली तो उन्होंने चाकू से काटने की कोशिश की। लेकिन ये जी हमारे को 2:15 बजे के आसपास रात को सूचना मिली है कि मकान नंबर 1702 सेक्टर 9 में कुछ चोर घुसे हुए हैं। तो सूचना मिलते ही तुरंत बिल्कुल उसी टाइम हम मौके पे आ गए थे। सायरन वगैरह बजाए तो आसपास के सायरन बजाते हुए आए ना, तो आस पड़ोस के आदमी तब तक आ गए थे। दीवार फांद कर अंदर जाके देखा तो बुजुर्ग दंपति हैं, 2 अंकल और आंटी जी। एज काफ़ी है इनकी, 80+ ही है अंकल जी की। तो अंदर जाके देखा तो ये कमरे में थे। इनको बाहर निकाल के पूछताछ करने की कोशिश करी, बट ये बहुत सहमे हुए थे। इनको उसी टाइम गाड़ी का इंतजाम करके हॉस्पिटल में पहुंचवाया गया जी, और एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया। इनकी स्टेटमेंट वगैरह हॉस्पिटल में लिख ली गई है। सीसीटीवी आया फिर क्लियर? हाँ, कुछ मकानों में आया है जी, उनका बड़ा अच्छा आया है फुटेज मारा वगैरह। पीटा भी है काफी इनको? हाँ, अंकल जी को भी मुंह पे डूगे वगैरह काफ़ी मार रखे हैं, मुक्के वगैरह। और आंटी जी के कान में उन्होंने बाली निकालने की कोशिश की है, और बाली नहीं निकाल पाए तो उन्होंने चाकू या ब्लेड से उनका कान को थोड़ा काट भी रखा है नीचे से। उसमें 7 तारीख को भी आए थे ये? 7 तारीख को अंकल जी बता रहे हैं कि 7 तारीख को भी आए थे। तो उसमें करी कार्रवाई। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां पर सोहना बल्लभगढ़ रोड को मृतक दीपांशु के परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने जाम करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। परिजनों का आरोप है कि कार्रवाई के बजाय उनके साथ थाने में बदतमीजी की गई। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो उनका बच्चा जिंदा होता। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद देर रात लोगों ने जाम को खोल दिया। आपको बता दें, दीपांशु 5 सितंबर से लापता था, जिसका शव दक्षिण दिल्ली के भाटी माइंस के जंगल से बरामद किया गया।
परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई क्योंकि जिस हालत में युवक की लाश मिली है ऐसा लगता है कि उसे मारकर जलाने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस मामले में शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस आगामी जांच कर रही है। उसकी डेड बॉडी दिल्ली मिली है, उसलिए लोगों को जाम लगाया, लेकिन यहाँ कोई जाम लगाना समाधान नहीं है। समाधान तो ऑफिसर्स करेंगे, हम बैठे और बड़े बड़े अफसर बैठे, सब समाधान होगा। न्याय पलवल के चिल्ली गांव में बुखार से हो रही मौत का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को भी बुखार से पीड़ित एक बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह सामने आया कि गांव में गंदे पानी की निकासी न होने के कारण बुखार का संक्रमण तेजी के साथ फैलता नजर आ रहा है। गांव में पहुंचे हथन उपमंडल अधिकारी ने स्वीकार किया कि गांव की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभाग की 13 टीम गांव में लगाई गई, जो कि सैंपलिंग और दवाई का छिड़काव का काम कर रही है। दौरा किया है चिल्ली गांव का, क्या वजह निकल कर आ रही है जो डेथ? ये देखिए जी, हमारे सामने तो गंदे पानी की वजह से लग रहा है सब, और सफाई ठीक से नहीं हो रही है गांव की, ये कारण दिखाई दे। तो हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, पब्लिक हेल्थ भी अब लग जाएगा काम में और पूरी तरह से सफाई करवाई जाएगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बीमारियों से बचने के लिए साफ़ सफाई आवश्यक है। जैसे अगर हम अब देखना चाहें कि हम ये गांव के अच्छे साफ़ सुथरे एरिया में खड़े हैं, आप देख सकते हैं आरसीसी की रोड बनी हुई है, लेकिन पानी खड़ा हुआ है, और ये जो पानी खड़ा है यहाँ पर, इसी के अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग होने लग जाती है। तो अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो उसके अंदर मॉस्किटो ब्रीडिंग भी हो सकती है और बीमारी है। एक पहलू तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये आया, हमारी नॉलेज के अंदर ये मामला 10 तारीख को आया, 9 तारीख की डेथ का पता लगा, 10 तारीख को इसके लिए ऑर्डर निकाले गए। इन्वेस्टिगेशन टीम 10 तारीख से लगातार इसी में लगी हुई है, 10, 11, 12 और आज भी लगातार यहीं पर ओपीडी इस बारे में की जा रही है, घर घर जाके। फतेहाबाद में बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए जन स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने आज विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कार्यालय से बाहर निकालकर कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करने के बाद कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज जो तालाबंदी का प्रोग्राम ये है, हमारे विभाग में कच्चे कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में लगे हुए हैं, उनको मई माह से वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि हेड ऑफिस से पैसा हर महीने आता है। हम अफसरों से पूछना चाहते हैं वो पैसा गया कहाँ? ये अफसर अपने चहेते ठेकेदारों में। रोहतक में 9 से 11 सितंबर तक राज्य स्तरीय जूनियर तलवारबाजी फेसिंग प्रतियोगिता में बल्लभगढ़ के रहने वाली खिलाड़ी गीत लांबा ने 3 गोल्ड मेडल को जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसको लेकर परिजनों में खुशी का माहौल है। गीत लांबा ने अंडर 14 में जहां 2 गोल्ड जीते तो वहीं अंडर 17 ग्रुप में गोल्ड पर कब्जा जमाया। अब अगले महीने छत्तीसगढ़ में होने वाली नेशनल तलवारबाजी में हिस्सा लेने के लिए गीत लांबा पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि इसके पहले नासिक और औरंगाबाद में नेशनल को खेलते हुए वो पहले ही 1 गोल्ड और सिल्वर जीत चुकी हैं। मैंने गोल्ड जीते हैं 3-3। अच्छा। अंडर 17 में, अंडर 14 में। अच्छा। सारे एज ग्रुप्स में। अच्छा, आगे की क्या उम्मीद है करने की? अब नेशनल है मेरा अगले महीने छत्तीसगढ़, उम्मीद करती हूँ कि गोल्ड ही जीत कर आऊँ, अपने देश का नाम रोशन है। मैंने नेशनल 2 बार पहले और खेले हैं। हाँ। एक बार नासिक में, एक और औरंगाबाद में। हाँ। तो दोनों बार मैंने एक बार गोल्ड जीता था, एक बार सिल्वर जीता है, और अब की बार जाऊंगी तो उम्मीद। मैं बहुत खुशी जाहिर कर रहा हूँ, मेरी बेटी गोल्ड मेडल लेकर आई है। हाँ। 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडल लेकर आई है। हाँ। मैं तो उम्मीद कर रहा था 2 मेडल की। हाँ। और बेटी ने अंडर 17 में भी जाके गोल्ड मेडल और ले लिया, तो 3 गोल्ड मेडल। हरियाणा में 2 दिन से हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से निजात दिलाई, तो वहीं पर किसानों के लिए यह बारिश आफत बनकर बरस रही है। आलम यह है कि धान की फसल पककर तैयार है और बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जिला कुरुक्षेत्र में रुक रुक कर लगातार हो रही बरसात का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों ने कहा, अगर इसी प्रकार से बरसात चलती रही तो फसलों को काफी नुकसान होगा। बरसात इतनी ज़्यादा है कि जीरी हमारी डूब गई है। बरसात में जीरी डूबने के कारण जीरी का नुकसान बहुत ज़्यादा है। पकी हुई फसल है
और अगर ऐसे ही बरसात दोबारा हो रहा गई तो बिल्कुल ही तहस नहस हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं पाया जाएगा जीरी में। तो पकी हुई फसल है, जैसे कि कहते हैं कि मुंह में रोटी छूट जाए तो वही फसल है, उसी तरह इसके ऊपर बहुत आस और मुराद होती है कि हमारे पास फसल आएगी, पकेगी और हमारा सर्कल चलेगा। हमारे कई काम ऐसे होते हैं जो कि हमारे फसल के ऊपर हमने करने होते हैं कि फसल कटेगी तो हम ये काम फसल कटने के बाद करेंगे, किसी का देना है, किसी का लेना है। इस करके बहुत ज़्यादा चिंता है हमारे को इस बात की कि बरसात हो जाए तो नुकसान और ज़्यादा हो। बारिश होती है, नाला उसी टाइम बंद है और सफाई कर्मचारी देखने भी नहीं आते। हम तो ये सरकार से ये कहेंगे, मंत्री जी से कहेंगे भी हमारी हम सब्जी पुरानी सब्जी मंडी का समाधान कर दें। हम तो हाथ जोड़कर कोशिश करते हैं। यहाँ थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही बहुत पानी आ जाता है यहाँ, और पानी आने के कारण हमारी सारे दिन की ही दुकानदारी। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों के गोद में बसा गांव मोहब्बताबाद इन दिनों काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें, गांव के झरने वाले मंदिर में एक झरना है जिसका स्वरूप इस बरसाती दिनों में दोबारा लौट आया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल और श्रवण काल से जुड़ा है। यहाँ के पुजारी और ग्रामीणों ने बताया कि यह मंदिर हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। आपको बता दें, यह झरना फरीदाबाद के अरावली के गोद में बसे गांव मोहब्बताबाद में स्थित एक प्राचीन मंदिर में गिर रहा है, जहां लोग इस झरने को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं और यहां आकर झरने के नीचे नहाकर मौज मस्ती करते हैं। इसमें ओम मैडम, इसमें ओम और त्रिशूल के निशान ऑटोमेटिक बने हुए हैं, खुद नहीं है, पत्थर नहीं है। आप ध्यान से देखोगे नजर आ जाएगा। प्राचीन आदिकाल की जो है ना उद्दालक मुनि जी की तपोभूमि है। वेद व्यास जी इससे बिल्कुल साथ में जो है ना पत्थौन मंदिर है, और समकालीन ऋषि जो है ना हुए हैं वेद व्यास जी, और वो उनकी तपोभूमि है। यहाँ से और वहाँ तक सुरंग होती थी, सुरंग से ही जो सुबह पूरा जंगल था, तो सुरंग से ही जो है ना आपस में संत जो है ना आवागमन करते थे। ये 88,000 साल जो ना यहाँ तपस्या की है उद्दालक मुनि ने, और बहुत प्राचीन रमणीक जगह है। लोग झरनों को देखने ऋषिकेश जाते हैं, मंसूरी जाते हैं। ये तो आदिकाल का प्राचीन झरना है, वो ये तपोभूमि है, इसलिए आए हैं जरा। मैं ये मोहब्बताबाद झरने में आया हूँ मौसम देखने। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या लगता है कि मंसूरी और ऋषिकेश जैसा आनंद है? हाँ, यहाँ पर दृश्य बिल्कुल हिल स्टेशन का आनंद है। व्यू बहुत अच्छा है। ये एक तपोभूमि है। यहाँ पर उद्दालक मुनि ने 80,000 वर्ष तक तपस्या की थी। तो क्या मानते हैं कि ये क्या नाम है, आनंद भूमि रहनी चाहिए, तपोवन भूमि रहनी चाहिए? नहीं, ये तपोभूमि ही माने आप इसे, और तप में ही आनंद है ना। आनंद भूमि तपोभूमि दोनों ही है। वहीं रोहतक जिले में नयाबाज गांव के बाईपास पर भालोड माइनर की टेल पर एक मानव कंकाल मिला, जो कि 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। सूचना पर सांपला थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि प्रदेश में दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर कंकाल की पहचान कराने की कोशिश की जाएगी। सांपला थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि इस मानव कंकाल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 3 से 4 महीने पुराना कंकाल है। फिलहाल मानव कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है और इसकी डीएनए जांच करवाई जाएगी, जिससे ये पता लग सके कि ये पुरुष है या फिर कोई महिला। यही नहीं, प्रदेश में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जाएगी। मिली थी सूचना मिली थी कि माइनर के पास टेल है, यहाँ टेल खत्म हो जाती है। यहाँ लास्ट में
पानी चल रहा है और पानी में साथ बहते अस्थि पिंजर साथ में पड़ा है। तो झाड़ जो गिरे पता नहीं कब से पड़ा है, ताज़ा है पुरानी, 2-3 महीने पुरानी लग रही है और कोई मांस नहीं है, ऐसे खाली खोपड़ी और कुछ हड्डियाँ हैं। डॉक्टर बुला लिया, फिर टीम बुला ली, अभी इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, वो डॉक्टर बताएंगे लेडीज़ की है जेंट्स की है। अभी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि ये लेडीज़ की जेंट्स की है। तो सर क्योंकि जो ये नहर है, छोटी नहर है, इसमें ऐसा तो लग नहीं रहा कि बंदा डूब जाएगा, तो क्या पीछे से बालोट से माइनर आती है और बालोट से बड़ी माइनर से शिफ्ट होती है, हो सकता है माइनर में बह के आई है, क्योंकि टेल है, टेल पर ही रुक सकती है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ लास्ट है, इससे आगे जा नहीं सकते, तो यहाँ हो सकता है यहाँ बह गए और यहाँ रुक गई। और ये काफ़ी घास पे लास्ट में काफ़ी कूड़ा पड़ा है, इसमें फिर पड़ी रही हो, नहीं दिखाई दी हो किसी ने, अब किसी पशुओं ने, जानवरों ने नोच के इसको बिल्कुल ख़त्म कर रखा है। तो सर क्योंकि इस तरह के मामलों में कुछ गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज होती है, तो क्या उन चीज़ों को बिल्कुल सभी से मिलान करे जाएंगे, कितनी गुमशुदगी रिपोर्ट है, कितने मुकदमे। वहीं अंबाला में पति पत्नी की आपसी कलह के चलते पति ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। घरेलू कलह इसका कारण बताया जा रहा है। दरअसल व्यक्ति ने पत्नी से 100 रुपए मांगे, जिसे महिला ने देने से इनकार किया, जिससे आहत होकर युवक ने जहर निगल लिया। इसके बाद पीड़ित को आनंद फानंद में अंबाला के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर दीपक नाम के 48 वर्षीय व्यक्ति की हालत को गंभीर देखते हुए फर्स्ट एड देने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। अभी एक दीपक पेशेंट आया था 40 ईयर एज, और घर में झगड़ा हो गया हस्बैंड वाइफ का, और अल्कोहल पीने के बाद उसने इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग का केस है, इंसेक्टिसाइड पी लिया। पेशेंट हाईली इनकोऑपरेटिव था, हमने गैस्ट्रिक ग्लवाज वगैरह को करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। ब्लड सैंपल लेके PIML। वहीं फतेहाबाद में पिछले 3 से 4 दिन से रोजाना बारिश हो रही है। हालात ये हैं कि पिछले हफ्ते तक बारिश की बाट जो रहे लोग अब बारिश ना होने की दुआ मांग रहे हैं। सड़कें नदियों में तब्दील नजर आ रही है और लोग इसी गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आपको स्कूली बच्चे भी नजर आएंगे, गंदे पानी की वजह से जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। शहर के निचले इलाकों में भी जल भराव से लोग परेशान हैं, तो वहीं किसान धान की फसल को लेकर चिंतित है। देखिए, जो आज बेमौसमी बारिश हुई है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, और ख़ास करके इसमें जो आज बड़ा नुकसान है वो कपास की, नरमे की फसल को नुकसान है, और फसलों को भी है, लेकिन नरमे की ज़्यादा है, धान की फसल को भी ज़्यादा नुकसान है। और पिछले दिनों भुना क्षेत्र में, फतेहाबाद के भुना क्षेत्र में जो बारिश हुई थी, उसमें भी लगभग नरमा काफ़ी गांवों में तबाह हो चुका है, बिल्कुल ही वहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। आज भी फतेहाबाद में भारी बारिश हुई है, तो इसलिए भगवान से दुआ करते हैं कि अब ना बरसे और फसलें आगे, नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है। वहीं हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 2013 में उसके 2 दिन बाद हमने रेवाड़ी रैली की थी, 15 सितंबर को। ये जो सेवा समर्पण वाला जो समय है, ये 20 दिन का रखा है, क्योंकि मोदी जी के गुजरात के 13 साल और यहाँ के 7 साल जोड़कर उसमें 20 साल बनते हैं। उसमें भी एक संयोग है कि वो जो पहली बार वहां मुख्यमंत्री बने थे तो 7 अक्टूबर तक को बने थे, तो 17 सितंबर 1950 उनका जन्मदिन है, और 7 अक्टूबर 2001 उनका पहली बार मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेने का दिन है, और ये दूरी 20 साल की होती है। इसलिए हमने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के कार्यक्रम रखे हैं। इस समय वो 71 साल के हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को 71 से जोड़ा है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।